हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, एडी करेंट्स। और हम पढ़ेंगे एडी करेंट्स के बारे में, उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार पूछ दिया जाता है, बोर्ड में तो अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए फिजिक्स में कहते हैं ना, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। छोटी है लेकिन वही आ गई तो आपके लिए मोटी हो गई ना, फिर आप अगर पढ़ के नहीं गए। तो चलिए शुरू करते हैं। एडी करंट। एडी करंट बेसिकली इंड्यूस करंट ही है। अपने दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखो कि हम कोई नई करंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। एडी करंट बेसिकली इंड्यूस्ड करंट ही है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स दिए, उसमें बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो वो कंडक्टर क्या करता है, फ्लक्स को कट करता है और कंडक्टर्स के अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है, एंड्स पे ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसी तरह जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, देन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप्ड, एंड इफ द कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप देन इंड्यूस्ड करंट बिगिंस टू फ्लो। इन द सेम मैनर, व्हेनेवर अ मेटल पीस या मेटल डिस्क या कोई भी मेटेलिक सीट थ्रोन इन द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराएंगे। जब किसी मेटल सीट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं या बाहर से अंदर लाते हैं, मतलब कहने का है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द मेटेलिक डिस्क, मेटेलिक सीट, देन क्लोज पाथ इंड्यूस करंट। क्योंकि सीट है ना, तो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होती है उसको उसी में पाथ भी जनरेट कर लेती है, सर्कुलेट होने लगती है। अलग से कोई एडिशनल सर्किट बनाने की जरूरत नहीं। जैसे कंडक्टिंग रॉड के केस में क्या होता था, इस रॉड में करंट ऑब्जर्व करनी तो हम इसको सर्किट से जोड़ते थे यहाँ ऐसे करके, फिर हम देखे थे करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। अब चूंकि हमारे पास क्या है, शीट है, तो इंड्यूस करंट उस शीट में ही फ्लो होने लगती है। क्लोज्ड पाथ इंड्यूस करंट, मतलब वो इंड्यूस करंट शीट के अंदर ही एक क्लोज पाथ बना लेती है, इसलिए उसी इंड्यूस करंट को नाम क्या दे दिया गया है, एडी करंट। एडी करंट कुछ नहीं, इंड्यूस करंट ही है, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। बस वो करंट उसी शीट के अंदर सर्कुलेट होने लगती है, इसलिए उस क्लोज्ड पाथ इंड्यूस करंट को नाम क्या दे दिया गया, एडी करंट। तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, एडी करंट। क्या बताया, whenever there is change in flux, whenever there is change in flux associated with metal sheet, then closed path induced current developed in the sheet। अब फ्लक्स चेंज कैसे होगा, जैसे मैंने लिख दिया whenever there is change in flux, तो फ्लक्स चेंज होने का मतलब या तो आप शीट को मूव कराएं मैग्नेटिक फील्ड में बाहर या अंदर, या शीट फिक्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें। भाई दोनों तरीके हो सकते हैं ना, या तो उस चीज को, शीट को हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाएं, अंदर ले आएं, तो अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहा, लेकिन सीट के बाहर अंदर जाने से सीट से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज होगा। या शीट को हमने फिक्स कर दिया तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वहां जनरेट करो जो टाइम के साथ वेरी करता हो। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चीज जरूरी है, वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई आप एसी ऑसिलेटर लगा के वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर अगर हम शीट को रख दें तो शीट से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज करने के दो इंपॉर्टेंट तरीके बताए मैंने आप, या तो शीट को ही मूव कराएं आप मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखो, शीट को मूव कराओ, या अगर आपने शीट को रख दिया है तो फिर उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वेरी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से सीट से एसोसिएट, जैसे मान लो सीट में आपने
कोई करंट ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव। तो करंट जैसे जैसे चेंज होगी वैसे ही शीट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे है ये समझने का कि फ्लक्स में चेंज कैसे कराना। तो क्या लिख रहे थे कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द मेटल शीट then closed path induced current developed in the sheet. These closed path induced current is known as eddy current या इनको Foucault current भी कहते हैं because these currents are discovered by the scientist Foucault. These closed path induced current closed path induced current is known as एडी करंट। मतलब एडी करंट को लेकर के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडी करंट बेसिकली इंड्यूस करंट है, तो मतलब ये भी लेंज लॉ को फॉलो करेंगे कि जिसके कारण से प्रोड्यूस होती हैं उसी कारण का अपोज करती हैं। समझ गए ना? तो देखते हैं, जैसे मान लो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने क्या बताया था, इस मैग्नेटिक फील्ड में शीट को हम फेंक दें या शीट को मूव कराएं। जैसे मान लो ये कोई मेटेलिक शीट है, समझ गए ना? अब इसको हम मूव करा रहे हैं इधर, तो इसके अंदर हमने क्या बोला, क्लोज पाथ इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, जिसको हम एडी करंट कहते हैं। अब देखो एडी करंट किस डायरेक्शन में डेवलप होगी। जैसे इस शीट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसके अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना ये। जब इस शीट को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द शीट चेंजेस। अब चेंज क्या हो गया, ध्यान से समझिए। ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, शीट को हम बाहर ले जा रहे हैं तो शीट से एसोसिएटेड जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड में इसको बाहर ले जाएंगे तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड ये कम हो जाएगा। कौन सा वाला, क्रॉस वाला, क्योंकि क्रॉस फील्ड में ही है ना शीट, और शीट को हम फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड घटेगा ना, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट डेवलप होगी। तो लेंज लॉ क्या कहता है, इन ऑल द केसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज द अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इंड्यूस करंट हर उस कारण का अपोज करेगी जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, हम इसको बाहर ले जा रहे हैं, जिससे एसोसिएटेड जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो घटेगा। तो इंड्यूस करंट इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं देगी। मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह की होगी कि शीट के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। अब हमने बताया था इस तरह से थंब रूल, मैंने बताया था अगर फोल्डिंग फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, या थंब अगर करंट को रिप्रेजेंट करता है तो फोल्डिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। अब हमें शीट को बाहर निकालना है तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो हमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं होने देना है, हमें नहीं, मतलब इंड्यूस करंट को। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, देखो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अंगूठा अंदर ले जाओ, इनवर्ड है ना, ये देखो उंगलियां कैसे मुड़ रही, ऐसे। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, देखो आप, अरे इस तरह से घुमाई ना, ये देखो ऐसे जा रही हूँ, तभी तो अंगूठा अंदर जाएगा ना। अंगूठा अंदर क्यों जाना चाहिए, जैसे हम इसको पुल्ड आउट करेंगे फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, एक बार फिर सुनिए, when this metal sheet is pulled out from this cross magnetic field, then the cross magnetic field associated with the metal sheet decreases and hence induced current क्या करेगी, इसको decrease नहीं होने देगी। then the direction of induced current in such a way that it produces the cross magnetic field। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, जो कम हो रहा तो वो कम नहीं होने देगी, इसके लिए इस तरह से डायरेक्शन होनी चाहिए। इसका उल्टा ले सकते हैं आप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम इस कॉइल को
या शीट को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। अब क्या होगा, शीट को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द शीट इंक्रीजेज, तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, उसको इंक्रीज नहीं होने देगी। अभी घट रहा था तो घटने नहीं दे रही थी, अब जैसे ही शीट को अंदर खींचेंगे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना शीट से एसोसिएटेड, तो ये बढ़ने नहीं देगी। बढ़ने नहीं देगी मतलब ये डॉट प्रोड्यूस करेगी, क्रॉस का अपोज करेगी। क्रॉस के बढ़ने का अपोज मतलब क्रॉस कम हो, तो क्रॉस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट। तो डॉट का मतलब अंगूठा बाहर निकाल लो इस तरह से बाहर, करंट की डायरेक्शन ये होगी बाहर बाहर, उसकी उल्टी होगी, देखो आप। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब हम यहां पर क्या कर रहे थे, शीट या कॉइल को अंदर बाहर ले जा रहे थे। अगर आपको शीट या कॉइल फिक्स रखनी है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस तो आपको पता चल गया होगा कि एडी करंट बेसिकली क्या है, इंड्यूस करंट है। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट हटा दें, चलिए। Applications of eddy current. Applications of eddy current. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक मेटल पीस है और एक चॉक पीस है, दोनों हमने फ्रीली फॉल किया, दोनों हमने फ्रीली फॉल किया सेम हाइट से। विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। अब ये मत पूछना कि मेटल का जो पीस है वो भारी है या चॉक भारी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। कई बच्चे दिमाग लगाते ना कि सर मास तो आपने बताया नहीं, कौन भारी हम कैसे बताएं। मास पे वैसे ही नहीं डिपेंड करता, तो अपना दिमाग इस तरह से मत चलाइए। मैंने क्या बोला है, एक मेटल सीट और एक चौक या स्टोन मान लो साथ साथ गिराएंगे सेम हाइट से, विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। चलिए मैं बता देता हूं। अभी आपको एडी करंट का कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ही हम दोनों चीजों को गिराएंगे तो स्टोन तो मेटेलिक है नहीं, लेकिन जो मेटल पीस है आपका वो जैसे ही गिरेगा नीचे तो ये क्या करेगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो इसके अंदर क्या चीज जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगी। अब इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसके मोशन का अपोज करेगी, मतलब ये नीचे गिर रहा है तो इंड्यूस करंट इसके गिरने का अपोज करेगी। तो जो मेटल पीस का जो एक्सीलरेशन होगा वो जी से हल्का सा कम हो जाएगा। मेरी बात समझिए ध्यान से। आपने एक मेटल पीस को छोड़ा है और एक स्टोन को या चॉक पीस को छोड़ा है, तो स्टोन या चॉक पीस में तो कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी नहीं, लेकिन मेटल पीस जब गिरेगा तो इट कट्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन द मेटल शीट which opposes the fall of the motion and hence acceleration of the metal sheet will be slightly less than that of acceleration due to the gravity। तो पहले कौन आएगा, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, स्टोन का एक्सीलरेशन वही होगा जी के बराबर, इसका एक्सीलरेशन जी से थोड़ा सा कम हो गया, कारण इंड्यूस करंट डेवलप होगी जो उसके मोशन का अपोज करेगी। तो ये भी एक इंड्यूस करंट का ही एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर।
इक्विलिब्रियम ऑफ डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जो क्वाइल है वो इक्विलिब्रियम में क्यों आती है। तो देखिए हमने गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ाया था, वहाँ पर बताया था गैल्वेनोमीटर की क्वाइल रोटेट क्यों होती है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर क्वाइल रखी होती है, जैसे ही इस क्वाइल में हम करंट फ्लो करते हैं तो वो क्वाइल रोटेट होती है, तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट रोटेट होता है। अब हमने यहाँ पर नई चीज़ क्या पढ़ रही है कि अब आपकी क्वाइल अगर रोटेट हो रही है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, then there will be change in magnetic flux associated with the rotating coil and hence induced current produced in the coil which opposes the rotation of the coil। तो coil rotate हुई किसकी वजह से, आपने करंट फ्लो की, तो coil रोटेट हुई, तो coil पे क्या लगता है, टॉर्क बीना साइन थीटा। जैसे ही coil रोटेट हुई तो coil रोटेट कहाँ हो रही, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब coil रोटेट होगी तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगी, वो इंड्यूस करंट क्या करेगी, क्वाइल के रोटेशन का अपोज करेगी। रोटेशन की वजह से फ्लक्स में चेंज हुआ। रोटेशन कहाँ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने बताया था मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर सबकी क्वाइलें कहाँ रखी होती, मैग्नेटिक फील्ड में। क्वाइल में जैसे ही करंट फ्लो करते तो क्वाइल पे टॉर्क लगता, क्वाइल रोटेट होती है। अब क्वाइल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी तो हमने नई चीज पढ़ ली है, रोटेशन ऑफ द क्वाइल की वजह से क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स होगा तो क्या जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस करंट, एंड दैट इंड्यूस करंट अपोजेस द रोटेशन ऑफ द क्वाइल एंड हेंस क्वाइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कम्स इन इक्विलिब्रियम। तो गैल्वेनोमीटर की क्वाइल का इक्विलिब्रियम में आना, इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द एडी करेंट्स। और एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेक लगाते हैं जब ट्रेन में, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन को स्टॉप करना होता है। देखिए हम बताएं आपको, ट्रेन का जो एक्सेल होता है जिससे व्हील जुड़े होते हैं, तो व्हील के अंदर साइड में हॉलो ड्रम होते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी, जो व्हील के रोटेशन के साथ ड्रम भी रोटेट होते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करना होता है देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इनसाइड द ड्रम। ड्रम के अंदर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ड्रम आपके घूम रहे हैं, क्यों, व्हील घूम रहा है, व्हील के साथ ही एसोसिएटेड है ड्रम। जब ड्रम घूमेगा और ड्रम के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया तो क्या होगा, अभी तो बताया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्रम के अंदर और ड्रम घूम रहा है, इसका मतलब ड्रम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। एज ए रिजल्ट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन द ड्रम, और वो क्या करेगी, इंड्यूस करंट ड्रम के घूमने का अपोज करेगी, मतलब ड्रम को घूमने नहीं देगी, ड्रम को स्टॉप कर देगी। और ड्रम के स्टॉप होने का मतलब है, ड्रम किसके साथ घूम रहा था, व्हील के साथ। ऐसे व्हील घूम रहा था, उसी के साथ ड्रम घूम रहा था। ड्रम का रुकना मतलब व्हील का रुकना। तो एडी करंट के बहुत ज़्यादा, जैसे किसी भी मेटल पीस को मेल्ट करना, इंडक्शन फर्नेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अपन अलग अलग तरह की ये गर्डर वगैरह बनाते हैं, तो गर्डर बनते कैसे, पहले किसी मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा ना, फिर सांचे में डालना पड़ेगा ना। तो किसी भी मेटेलिक पीस को जो मेल्ट करना होता है, इट इज ओनली ड्यू टू द एडी करंट। हमने इंडक्शन फर्नेस में डाल दिया मेटल शीट को और हाई फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। मैंने अभी क्या बताया था, या तो शीट को बाहर अंदर करें या शीट अंदर रख दिए तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वेरिंग होना चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसी का वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं फर्नेस के अंदर, जिसके कारण शीट के अंदर स्ट्रॉन्ग एडी करंट डेवलप हो जाती हैं। और एडी करंट अगर डेवलप होगी शीट के अंदर तो शीट गर्म हो जाएगी, गर्म होके वो मेल्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग ऑफ द मेटेलिक पीस या मेटेलिक शीट इनसाइड द इंडक्शन फर्नेस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द एडी करंट। तो बहुत सारे मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि एडी करंट बेसिकली इंड्यूस्ड करंट है, और इंड्यूस करंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वो जिसके कारण प्रोड्यूस होती है उसी का अपोज करती है। कॉइल के घूमने के कारण अगर प्रोड्यूस हुई तो कॉइल को वो घूमने ही नहीं देगी। ड्रम रोटेट हो रहा था, ड्रम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, एडी करंट डेवलप हुई, इसने ड्रम का रोटेशन रोक दिया। समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंड्यूस करंट का प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, और इंड्यूस करंट ही एडी करंट है, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था। तो आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा पढ़ाने का नहीं था। अगले वाले जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे
वो आएंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे, जहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो एडी करंट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही था। बस जो एप्लीकेशंस मैंने बताए इस सारी बुक्स में लिखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं समझा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा सेल्फ इंडक्शन पे। ओके।